हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे दोस्तों, और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। आर ओ ए आर आर ओ की परीक्षा नज़दीक आ चुकी है दोस्तों। तो उसके लिए हम लेके आए हैं जी के व जी एस टेस्ट सीरीज। तो देखिए आप लोग कितने सही करते हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लेकिन कथनों पर विचार करें। तो कथन एक है हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, इसके द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। अब है कथन नंबर दो। इस इसी एक्ट के तहत, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, इसमें कह रहा है इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो इसमें हमारा यही कथन गलत हो जाएगा, सेकंड वाला। तो कथन में से कौन सा सही है? तो केवल पहला सही है। तो ए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये मद्रास व बम्बई के गवर्नर जनरल थे, तो इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। रेगुलेटिंग 1773 के तहत। अब है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल व भारत का प्रथम वायसराय था। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। यह अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित है? तो 1946 में जो मंत्रिमंडल था, तो उससे संबंधित प्रश्न है इसमें दे रखे हैं ऑप्शन। तो एक तरफ है मंत्री और दूसरी तरफ है मंत्रालय। तो लियाकत अली जो थे वो कौन थे उस समय 1946 में? लियाकत अली थे, वो वित्त मंत्री थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे, तो वो थे विधि मंत्री, ना कि रेल मंत्री। विधि मंत्री थे। और जगजीवन राम थे आपके श्रम मंत्री, और बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों, इसमें यहाँ पर नहीं लगा होगा, कौन सा सम्मिलित नहीं है। टाइपिंग में थोड़ी सी गलती है इसमें, कौन सा सम्मिलित नहीं है ये होना चाहिए यहाँ पर प्रश्न। तो जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे ये विधि मंत्री थे, यानी कानून मंत्री। और लियाकत अली ये थे, लियाकत अली जो थे वो थे वित्त मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। तो ट्रिक से भी याद करते हैं दोस्तों, कर सकते हैं इसको। तो बलदेव बलदेव किसकी रक्षा करते? श्री कृष्ण की। तो इससे हो जाएगा रक्षा करते थे, बलदेव रक्षा करते थे।
तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, यहाँ से हो गए बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। जगजीवन राम, तो जगजीवन जीवन कब चलेगा, जब श्रम हम करेंगे तब हमारा जीवन यापन चलेगा, जगजीवन राम। और लियाकत अली, तो लियाकत अली आपके हो जाएंगे वित्त मंत्री। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है? निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची से हमारे ये दे रखे हैं कथन 1, 2, 3। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 होगा यहाँ पर। तो यह इसमें एक भाषा जोड़ी गई सिंधी। और 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी 8वीं अनुसूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची के विषय हैं ये। उसमें पहले 14 भाषाएं थी, फिर उसमें कुछ संशोधन किए गए बाद में, तो उनके द्वारा संशोधन करके उसमें अब 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से गृहीत नहीं किया गया है? यानी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको, इसमें से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो ऑप्शन 4 दे रखे दोस्तों, इसमें से हमें बताना है। तो इसमें सही हो जाएगा राइट आंसर ए, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। यह आयरलैंड से नहीं लिया गया, और ये बाकी तीनों हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे स्थित है? कौन सी बस्ती एक सतलज नदी के किनारे स्थित है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी, रोपड़। रोपड़ जो है यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, और कालीबंगा घंगर नदी के किनारे स्थित है, और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी पर नहीं था? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना कौन सा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, गंगा नदी के किनारे। क्योंकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो चिनाब, झेलम, सिंध, सतलज इन नदियों के किनारे स्थित थी, गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है? अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन
भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 4 दोस्तों, इनमें से हमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा आंसर हमारा राइट ए, नगर पंचायत एवं नगर निगम। यह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराए जाते हैं, बल्कि यह कराए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। और जो हैं बाकी के ऑप्शन, वो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, जैसे संसद के सदस्यों का निर्वाचन और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो भारत का निर्वाचन आयोग इनका भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं ये। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो सूची फर्स्ट में हमें दे रखे हैं अनुच्छेद और सूची सेकंड में हमें दे रखे हैं विवरण। तो सही सुमेलित आंसर है इसमें दोस्तों, हमको ये बताना है। अनुच्छेद है हमारा 371 झ, इसमें दे रखा है गोवा के संबंध में विशेष उपबंध, गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। और 371 ज है अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध। 371 छ है जो मिजोरम के संबंध में विशेष उपबंध। 371 घ आंध्र प्रदेश। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ये क्रम से लगे रखे हैं सभी, पहला का ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार। तो कथन दे रखे हैं 1 2 3। पहला कथन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यह भी सही है। और तीसरा कथन है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। तो ये भी हमारा सही है, तीनों ऑप्शन सही हैं ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दे रखे हैं हमको 2। पहला कथन है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। तो ये तो हमारा सही है। और दूसरा है दोस्तों अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। तो यही हमारा गलत है दोस्तों। यहाँ पर इसमें अनुच्छेद 61(1) में होना चाहिए, अनुच्छेद 61(1) के तहत होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है। कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे हमको 4। तो पहला ऑप्शन है यह मूल संविधान का हिस्सा है। तो पहला ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाएगा, यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। इसको भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को।
तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ये संविधान के भाग 4 के तहत बढ़ते हैं, ये सही है। ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, ये भी सही है। और में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये भी हमारा सही है। तो इसमें सत्य नहीं है ए, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है? यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो रिट जारी की जाती हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी की जाती हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है उत्प्रेषण। तो इसका उद्देश्य है कि अधीनस्थ न्यायालयों से लंबित मुकदमे जो होते हैं अधीनस्थ न्यायालयों में, उनको तेजी से निपटाने के लिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी राइट, उत्प्रेषण। ये रिट हमारी ऐसी है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों इसमें 4। इनमें से आपको बताना कौन सा राइट आंसर है। तो पहला है 1/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट, 2/3 बहुमत द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन केवल राज्यसभा के ही पास अधिकार है बस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रखे हमको 4। तो पहला दशम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, ये शामिल है हमारा अनुच्छेद। तो यह है आर्टिकल 41 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर जो ए है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, यह आर्टिकल 41 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा के उपबंध, तो ये हमारा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर होता 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को शिक्षा का, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखरेख एवं शिक्षा का उपबंध। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें यही राइट है। ये अब है सी ऑप्शन है लोक स्वास्थ्य। सी ऑप्शन है लोक स्वास्थ्य में सुधार। और डी ऑप्शन है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, यह 48 क में दे रखा, आर्टिकल 48 क। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को अवकथन ए और दूसरे आर कहा गया है। तो अवकथन ए दे रखा हमारा महान्यायवादी सरकार का महान्यायवादी। अवकथन ए दे रखा है महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। और इसका कारण दे रखा है आर, इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है।
तो इसमें हमको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गलत, परंतु आर सही है। क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अनुसार 76 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करता है। यानी जो राष्ट्रपति हैं हमारे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही महान्यायवादी नियुक्त करते हैं अनुच्छेद 76 के अनुसार। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है परंतु आर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान है? तो 11वीं अनुसूची में नगर ग्राम पंचायत से संबंधित है 11वीं अनुसूची सौंपे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो वो है हमारा अनुच्छेद 153 के तहत। अनुच्छेद 153 के तहत किसी एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा